नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एडवोकेट एवं परिवार मित्र सतीश अवस्थी। दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत एक नज़ीर लेकर आया हूँ, जिसे मैं आपके समक्ष एक सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आज का जो केस है उसको माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पी सत्यशिवम साहब एवं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BS चौहान साहब के द्वारा निर्णीत किया गया है। दोस्तों, आज के इस न्यायिक दृष्टांत में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या पति पत्नी द्वारा आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त किए जाने के बाद में पत्नी यह कहते हुए घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत परिवार पत्र प्रस्तुत कर सकती है कि उनके द्वारा ली गई यह डिग्री माननीय न्यायालय के समक्ष फर्जी तरीके से तथ्य पेश करते हुए प्राप्त की गई है। दोस्तों, इस केस में दोनों पति पत्नी का विवाह सितंबर 1998 में होता है और दोनों ही पति पत्नी उच्च शिक्षित हैं। पति असिस्टेंट प्रोफेसर है और उसने PhD की उपाधि प्राप्त की हुई है और पत्नी एक लेक्चरर है और वह भी यह केस निर्णीत किए जाने तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह केस सन 2011 में निर्णीत किया गया है और सन 2011 में उस वक्त पत्नी भी PhD की उपाधि प्राप्त करने के लिए रिसर्च कर रही थी। इस प्रकार दोनों पक्षकार प्रतिष्ठित परिवार से हैं। इनके विवाह के बाद में इनका एक बच्चा भी होता है और 9 साल तक इनका दाम्पत्य जीवन सफलतापूर्वक चलता है। 9 साल के बाद में दोनों पति पत्नी धारा 13 भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की एक याचिका लुधियाना की फैमिली कोर्ट में पेश करते हैं और वहाँ याचिका पेश किए जाने के बाद में पत्नी यह बयान देती है कि वे पिछले 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं और उनके बीच में पति पत्नी के रूप में रहने की अब कोई संभावना नहीं बची है। और जब माननीय न्यायालय द्वारा 6 महीने का पुनः विचार करने के लिए समय दिया गया और उसके बाद में जब दोनों पक्षकार कोर्ट में उपस्थित हुए तब भी पत्नी ने यही बयान दिए थे कि उनके द्वारा विवाह विच्छेद की यह याचिका पेश किए जाते समय दोनों पक्षों के बयान हुए थे और उस समय दोनों आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करना चाहते थे और आज भी अपने उसी फैसले पर कायम हैं। इस 6 माह के दौरान में उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सका है और वे आज भी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त किए जाने के लिए तत्पर हैं। उनके बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं है। पत्नी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि उसने अपने बच्चे की कस्टडी अपने पति को दे दी है और समस्त जिम्मेदारी बच्चे की पालन पोषण शिक्षा दीक्षा की सब उसके पति की ही है। और उसने यही बताया कि उसने 3 लाख रुपए जरिए ड्राफ्ट स्थायी भरण पोषण राशि के रूप में प्राप्त कर लिए हैं और वह भविष्य में कभी भी भरण पोषण राशि के संबंध में और स्त्री धन के संबंध में कोई भी क्लेम किसी भी न्यायालय में नहीं करेगी और उसने विवाह विच्छेद की डिग्री दिए जाने की प्रार्थना की। इस प्रकार माननीय लुधियाना की फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों के बयान के बाद में इसमें आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिग्री जारी कर दी और यह डिग्री जारी किए जाने के बाद करीब 1.5-2 महीने बाद पत्नी लुधियाना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक कंप्लेंट लेकर के उपस्थित हुई और उसने कहा कि उसने और उसके पति ने जो आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त की है वह कोर्ट में फर्जी तथ्य पेश करते हुए प्राप्त किए हैं और इसमें पत्नी ने कहा कि वह स्वयं भी इस फर्जीवाड़े में शामिल है और इसकी वह बराबर की जिम्मेदार है। पत्नी की इस शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लुधियाना ने सिटी एसपी लुधियाना को जांच
करने के लिए निर्देश दिए और सिटी एसपी लुधियाना ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि दोनों ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर ली है और वे काफ़ी समय से अलग अलग निवास कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा पड़ोसियों और घर के नौकरों के भी बयान लिए गए थे और उसके आधार पर यह जांच रिपोर्ट पेश करते हुए बताया गया था कि पत्नी ने 3 लाख ड्राफ्ट के जरिए और 27 लाख रुपए कैश स्थायी भरण पोषण राशि के रूप में भी प्राप्त किए हैं और यह राशि उसके पति ने अपनी पैतृक संपत्ति को बेचकर उसे अदा की है। उसका पति अमेरिका में सेटल होना चाहता था और इसके लिए उसे अमेरिका की नागरिकता लेना आवश्यक था और अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए वह वहीं की किसी नागरिक से शादी करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी पत्नी को मनाते हुए इस विवाह विच्छेद याचिका के लिए और डिक्री के लिए राजी किया था। इस जांच रिपोर्ट में यह भी कहा कि पत्नी ने अपने पति को हैरान परेशान करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की है। जब पुलिस के द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई और यह केस बंद कर दिया गया तो उसने ताबड़तोड़ 4 मुकदमे अपने पति के खिलाफ पेश किए। पहला मुकदमा उसने घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत जालंधर की सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया। दूसरा मुकदमा उसने अपने बच्चे की अपेक्षा प्राप्त करने के लिए गार्जियन एंड पार्ट्स एक्ट 1890 के तहत लुधियाना में ही पेश किया। तीसरा मुकदमा उसने अपनी विवाह विच्छेद की डिक्री को पास करवाए जाने के लिए सक्षम दीवानी न्यायालय में एक दीवानी दावा पेश किया। और चौथा जो मुकदमा पेश किया गया वह धारा 406, 498A, 376 और 120B IPC के तहत अपने पति और पति की मां और पति की बहन इन तीनों के खिलाफ ये FIR दर्ज करवाई गई। घरेलू हिंसा कानून के तहत पेश किए गए परिवार पत्र में जब मजिस्ट्रेट ने सम्मन जारी किया तो पति को पता चला और पति इस कार्रवाई को क्वैश करवाने के लिए माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की चंडीगढ़ बेंच के समक्ष धारा 482 CRPC के तहत रिवीजन पिटीशन के सामने उपस्थित हुआ, जहां माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा यह रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी गई। पति इस निर्णय से व्यथित होकर माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में पहुंचा। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पति के एडवोकेट ने बहस करते हुए 2 बिंदुओं की ओर माननीय उच्चतम न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया। पहला बिंदु इसमें यह था कि पत्नी के द्वारा घरेलू हिंसा कानून के तहत जो कार्रवाई की गई है वह उसे हैरान और परेशान करने के लिए पेश की गई है और वह और अधिक पैसे ऐंठना चाहती है, जबकि वह उसे 3 लाख रुपए जरिए ड्राफ्ट और 27 लाख रुपए नकद दे चुका है। और दूसरा उसने जो बहस की वह यह बहस की कि उसकी पत्नी ने यह परिवार पत्र धारा 468 CRPC के तहत 1 साल की अवधि में पेश नहीं किया है। पति के एडवोकेट ने बहस करते हुए कहा कि मार्च 2008 में विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त किए जाने के बाद में उसके द्वारा घरेलू हिंसा की यह कार्रवाई जून 2009 में पेश की गई है और इस तरह 1 साल की अवधि के अंदर यह कार्रवाई पेश नहीं की जाने के कारण यह कार्रवाई चलने योग्य नहीं है और ये खारिज किए जाने योग्य है। इसके विपरीत पत्नी के एडवोकेट ने बहस करते हुए कहा कि दोनों आज भी पति पत्नी की तरह निवास कर रहे हैं और उसकी घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत की गई यह कार्रवाई चलने योग्य है और पति की ओर से पेश की गई यह अपील खारिज किए जाने योग्य है। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुने जाने के बाद में पत्रावली का अवलोकन करते हुए कहा कि पत्नी ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद याचिका
में प्रथम चरण के बयानों के दौरान यह बयान दिए हैं कि अब उनके मध्य पति पत्नी के रूप में रहना संभव नहीं है और वे आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें 6 माह की पेशी पुनः विचार करने के लिए दे दी गई थी। और जब वे दूसरे चरण के बयानों के लिए 6 माह बाद उपस्थित हुए तब भी पत्नी ने यही बयान दिया था कि वे अपने विवाह विच्छेद प्राप्त किए जाने के फैसले पर कायम हैं, उनके बीच में अब कोई विवाद शेष नहीं है। उसने अपने पुत्र की अभिरक्षा अपने पति को दे दी है। उसने 3 लाख रुपए जरिए ड्राफ्ट प्राप्त कर लिया है और यह याचिका पेश किए जाने से 2 साल पहले से दोनों अलग अलग निवास कर रहे हैं और उनके बीच में इस दौरान कोई भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए हैं। अब माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने यह प्रश्न था कि क्या आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिग्री अस्तित्व में रहने के दौरान पत्नी की ओर से की गई घरेलू कानून के तहत कार्रवाई चलने योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि फर्जी तरीके से कोई डिग्री या आदेश प्राप्त किया गया हो तो वह विधि की नज़रों में शून्य होता है। अब प्रश्न ये था कि क्या कोई डिग्री यदि शून्य हो तो क्या उसे अपास कराया जाना आवश्यक है और उसको पास कराए जाने के लिए सक्षम न्यायालय की शरण में जाना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सादिक सुल्तान बनाम संजय राज सुब्बा के केस का उदाहरण दिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया था कि यदि कोई डिग्री शून्य या शून्यकरणीय हो तो उसे सक्षम न्यायालय में अपास कराया जाना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एम मीनाक्षी बनाम माता दीन अग्रवाल के केस का भी उदाहरण दिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया था कि यदि किसी पक्षकार को यह महसूस होता है कि कोई डिग्री या आदेश शून्य है तो उसको अपास कराने के लिए सक्षम मंच में जाना आवश्यक होता है। और यही विचार इसने गुप्ता बनाम देवी स्वरूप के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया था। और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहने के साथ साथ कि यदि कोई डिग्री शून्य है तो उसको पास कराए जाने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष जाना आवश्यक है। वहीं एक बात और कही कि ऐसी डिग्री को अपास कराए जाने के लिए करवाए जाने वाली घोषणा 2 समानांतर कार्रवाइयों में नहीं की जा सकती। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस केस में पत्नी खुद स्वीकार कर रही है कि विवाह विच्छेद की यह डिग्री प्राप्त किए जाते समय वह भी इस फ्रॉड में शामिल है और बराबर की भागीदार है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी पक्षकार के द्वारा फर्जी तरीके से कोई डिग्री प्राप्त की गई हो तो कानून के द्वारा उसकी कोई भी मदद नहीं की जा सकती। और यह भी एक सिद्धांत है कि कोई भी पक्षकार अपनी ही गलतियों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। इस केस में पत्नी ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका की सुनवाई के दौरान जो बयान दिए हैं वह शपथ लेने के बाद दिए हैं। और इस प्रकार से शपथ लेने के बाद में यदि कोई न्यायालय के समक्ष झूठे बयान देता है तो वह आईपीसी की धारा 191 के तहत ये एक अपराध की परिभाषा में आता है और धारा 193 आईपीसी के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब कोई विवाह विच्छेद की याचिका आपसी सहमति से पेश की जाती है तो इसमें न्यायालय 6 माह का समय इसीलिए प्रदान करता है ताकि दोनों पक्षकार पुनः सोच विचार कर सकें और इस दौरान वे अपनी सहमति वापस लेने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त किए जाने के लिए पेश की गई याचिका में माननीय न्यायालयों का भी यह कर्तव्य होता है कि वे दोनों पक्षों के बीच काउंसलिंग करवाएं, उनके बीच में समझाइश करवाएं। धारा 23(2) हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी यह प्रावधान है कि प्रत्येक न्यायालय
ऐसे मामलों में समझौते करवाने के हर संभव प्रयास करेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रेष्ठा देवी बनाम ओम प्रकाश के केस का उदाहरण देते हुए कहा कि इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया है कि आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका पेश किए जाने के बाद किसी भी न्यायालय को डिक्री किए जाने का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं होता है। इसीलिए दोनों पक्षकारों को 6 माह से लेकर के 18 माह तक का समय सोच विचार करने के लिए दिया जाता है। और जब दोनों पक्षकार इस अवधि में सोच विचार किए जाने के बाद में पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं तो माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से उनसे पूछा जाता है कि क्या वे अभी भी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त किए जाने के लिए सहमत हैं। जब दोनों पक्षकारों के द्वारा अपनी सहमति स्पष्ट रूप से प्रदान की जाती है तभी ऐसे मामलों में न्यायालय को विवाह विच्छेद की डिग्री दिए जाने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। पक्षकारों की सहमति के बिना ऐसे मामलों में किसी भी न्यायालय को विवाह विच्छेद की डिग्री प्रदान किए जाने की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। यदि इस दौरान कोई पक्षकार अपनी सहमति को वापस भी लेना चाहता है तो न्यायालय ऐसे मामलों में विवाह विच्छेद की डिग्री जारी नहीं कर सकती है। और इस मामले में पत्नी के द्वारा अपनी कोई सहमति वापस नहीं ली गई थी। उसके द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, निर्विवादित रूप से यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा जो बयान दिए गए हैं वह अपनी सहमति से दिए गए हैं और सहमति प्रदान किए जाने के बाद ही माननीय पारिवारिक न्यायालय लुधियाना द्वारा इसमें डिग्री जारी की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में जबकि दोनों पति पत्नी ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर ली है और उसके बाद में घरेलू हिंसा कानून के तहत पत्नी के द्वारा कार्रवाई पेश की गई है, कार्रवाई चालू की गई है, तो ऐसी कार्रवाई तब तक नहीं चल सकती जब तक वे सक्षम न्यायालय से ऐसी डिग्री को अपास्त नहीं करवा लें। जब तक ऐसी विवादग्रस्त डिग्री को अपास्त नहीं करवा लिया जाता है तब तक पत्नी घरेलू हिंसा कानून के तहत कोई भी कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। पत्नी के एडवोकेट द्वारा दिया गया यह तर्क कि इस डिग्री के बाद में भी वे पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करते रहे हैं स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समस्त तथ्यों और समस्त परिस्थितियों और दस्तावेजों का अवलोकन किए जाने के बाद में यह स्पष्ट हो गया है कि आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त किए जाने के बाद में पत्नी को घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत कोई भी कार्रवाई किए जाने का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है। सक्षम न्यायालय को भी ऐसी कार्रवाई में प्रसंगान लिए जाने का कोई भी क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है। यदि इस प्रकार की कार्रवाई की अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो यह कानून का एक दुरुपयोग होगा और न्याय के साथ में एक मजाक की तरह होगा। माननीय न्यायालय ने इसमें अपना अंतिम फैसला देते हुए कहा कि पति के द्वारा पेश की गई यह अपील स्वीकार की जाती है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला और अधीनस्थ न्यायालय जिसके द्वारा घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत परिवाद पत्र में सुनवाई की जा रही है उसके द्वारा दिए गए सभी फैसले क्वैश किए जाते हैं। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत की गई कार्रवाई को क्वैश कर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला देते हुए यह भी कहा कि इस फैसले में जो भी विवेचना की गई है, जो भी डिस्कशन किया गया है वह पति की ओर से पेश की गई धारा 482 CRPC के तहत रिवीजन याचिका के संबंध में नहीं किया गया है। पत्नी की ओर से जो भी कार्रवाई की गई है चाहे वो विवाह विच्छेद की डिग्री को पास किए जाने से संबंधित हो, चाहे वो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट की कार्रवाई से संबंधित हो, चाहे वो दहेज प्रकरण से संबंधित हो, वह अपनी यह सभी कार्रवाई सतत रूप से जारी रख सकती है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस फैसले में
दी गई किसी भी बात से कोई भी न्यायालय प्रभावित हुए बिना विधि के अनुसार अपना फैसला देगी। और इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अपील निर्णित की गई। तो दोस्तों, हमें इस नज़ीर से और नज़ीर के द्वारा पेश की गई इस कहानी से यही सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि यदि किसी मामले में दोनों पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर ली जाती है तो पत्नी तब तक घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत कोई भी कार्रवाई करने से प्रतिबंधित होती है जब तक वह अपनी इस डिक्री को सक्षम न्यायालय में पास नहीं करवा ले। दोस्तों, आपको आज का यह न्यायिक दृष्टांत और इस न्यायिक दृष्टांत के आधार पर सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे दूसरों के लिए ज़रूर शेयर करें। मैं इसी प्रकार रोज़ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत नज़ीरें जो कि पारिवारिक विवादों से संबंधित होती हैं सरल कहानी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।